हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बोहर एक्सपेरिमेंट को, जिसमें बोहर ने 3 पोस्टुलेट दिए थे जो कि एक्सप्लेन करते हैं रदरफोर्ड के ट्रोबेक्स को। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो पोस्टुलेट है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है किसी स्पेसिफिक पाथ के अंदर तो उसको हम नाम देंगे शेल, और हम इन शेल्स को डिनोट करेंगे KLMNO या फिर 1 2 3 4 5 6 से। राइट। जो सेकंड पोस्टुलेट था कि जो इलेक्ट्रॉन उसी पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा J = MVR = NH/2π, यानी MVR = NH/2π के रिलेशन में होगा, तभी इलेक्ट्रॉन उस पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। राइट। जो थर्ड पोस्टुलेट था वो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, जैसे सपोज अगर L के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है, L के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो कभी भी एनर्जी को ना तो लॉस करेगा ना एमिट करेगा। ठीक है, एक कांस्टेंट सेल के अंदर है तो। लेकिन अगर वो सेल को चेंज करता है, अगर लोअर सेल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर हायर टू लोअर में आता है तो एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, यानी सिस्टम से एनर्जी निकलेगी या फिर सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये 3 पोस्टुलेट थी जो कि बोहर ने हमें बताया था, जो कि एक्सप्लेन करते हैं रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को। राइट। अब हम बात करते हैं कि जो बोहर के जो एप्लीकेशन पार्ट है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें हम रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब का जो रिलेशन है वो किस तरीके से हम एक साथ कर सकते हैं और इनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट। तो आज हम बात करेंगे रेडियस के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। चलिए, तो देखो अगर हम बात करें रेडियस की, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, ठीक है, ध्यान रखना 2 टाइप की रेडियस आपसे पूछी जा सकती है। एक तो आपसे पूछी जाएगी, ये हम किसकी रेडियस निकाल रहे हैं, ये हम एटम की रेडियस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एटम की रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना भाई, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि हम एटम की रेडियस को कंसीडर कर रहे हैं या फिर एटम की रेडियस को कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं न्यूक्लियस की रेडियस को, कि जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, जो रदरफोर्ड के अंदर हमने रेडियस कैलकुलेट की थी वो भी न्यूक्लियस की थी, और जो हम बोहर में कर रहे हैं वो भी न्यूक्लियस की। ठीक है, अभी हम एटम की रेडियस को काउंट नहीं कर रहे हैं। एटम की रेडियस हम बॉन्डिंग से निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था। ठीक, उस तरीके से। अब देखो रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमारे पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम प्रेजेंट था। ये आपका न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, इस स्पेसिफिक सेल के अंदर, या मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास में 2 चार्ज है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास में 2 चार्ज है, इसको हम मान लेते हैं Q1, और एक हमारे पास में चार्ज है Q2। ठीक है, 2 पार्टिकल है, 2 चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है और एक Q2 है। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें इसकी भी वैल्यू नहीं पता, ना इस पर चार्ज पता है ना इस पर चार्ज पता है। ठीक है, और ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं R। ठीक, ये जो है इन दोनों के बीच में, ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F = K Q1 Q2/R²। ठीक है, ये जो फोर्स होगा, यानी अगर ये Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 जो होगा Q1 पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका जो फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो क्या आएगा, K Q1 Q2/R²। K क्या होता है, K एक कॉन्स्टेंट होता है, इसकी अलग अलग वैल्यू चलती है। इसकी अगर हम CGS में बात करें तो वैल्यू ऑफ K होती है 1। K की वैल्यू 1 तब होती है जब CGS यूनिट होती है। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो कि यूनिट एंड डायमेंशन बेस्ड है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कितने टाइप की यूनिट्स होती है, CGS क्या होती है, MKS क्या होती है और SI यूनिट क्या होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो आप फिजिक्स के अंदर जब आप पढ़ोगे फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। राइट। या फिर K की वैल्यू 9 की रेशियो के अंदर भी होती है। ठीक है, 9 की वैल्यू के अंदर भी, बट वो MKS के अंदर होते हैं। हम MKS यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे CGS वैल्यू। तो CGS के अंदर K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, अब देखो ये हमारा चार्ज है Q1, सपोज ये हमारा चार्ज है Q2। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, ZE+, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, E-। ठीक है, यानी प्रोटॉन का है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब देखो जब भी कोई, आप लोग ने देखा होगा, ये आपका सेंटर है, और जब भी आप इस सेंटर के अराउंड क्या करते हो, रिवॉल्व करते हो, तो जब आप एक कर्व लेते हो तो आपके ऊपर 2 फोर्स अप्लाई होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी अगर आप लोगों ने गाड़ी चलाई है, तो जब हम कोई सर्कल को क्रॉस करते हैं या फिर उसमें कर्व लेते हैं, तो हम हल्का सा शिफ्ट हो जाते हैं उस गेट की साइड, जो गाड़ी का गेट है
है ना, जो कार का गेट होता है हम उस साइड शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर बस का जो गेट होता है उस साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यानी जिस साइड से वो कर्व ले रही है हम उसके अपोजिट साइड में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि उस सेंटर की तरफ होता है, जो कि बस पर लगता होता है, जिससे कि बस घूमती है वहाँ पे। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमारे ऊपर लगता है, जो कि सेंटर से बाहर की तरफ होता है। तो हम जब गाड़ी को कर्व लेते हैं तो हम इस साइड हो जाते हैं और गाड़ी इस साइड में हो जाती है, ठीक है। जैसे ड्रिफ्टिंग और आप लोगों ने देखी होगी, ड्रिफ्टिंग जो है वो फंडामेंट, उसका जो फंडामेंट है वो यही है, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल बोल सकते हो। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो इसके पास में दो फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ लगेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको FCF से डिनोट करेंगे। FCP हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल और FCF हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे F सेंट्रीपिटल की बात करें तो सेंट्रीपिटल क्या आएगा, KQ1 Q2 अपॉन R², ठीक है, RN²। अब देखो F सेंट्रीपिटल क्या आएगा, K की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट में ZE प्लस आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका E माइनस, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में RN² आ जाएगा। अब अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का ZE² अपॉन में RN²। ये आपका आ गया F सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपका होता है mv² अपॉन में RN, राइट। अब देखो फाइनल नेट जो होगा, मतलब F नेट जो होगा, F नेट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, यानी जो फोर्स होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। तभी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर रिवॉल्व करता रहता है। अगर किसी भी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, सपोज करो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, यानी नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारा 0 आएगा। तभी जो गाड़ी होती है वो एक कर्व के अंदर पूरा का पूरा कर्व ले सकती है। अगर सेंट्रीपिटल ज़्यादा होता है तो गाड़ी जो होती है वो पलट जाती है, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होता है तो गाड़ी उस सेंटर के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो दोनों जो फोर्स की वैल्यू होती है वो इक्वल होनी चाहिए, और किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल, यानी F नेट जो है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर F नेट 0 है इसका मतलब ये कंडीशन बनेगी F सेंट्रीपिटल प्लस F सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का F सेंट्रीफ्यूगल, ये कंडीशन बनेगी। अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो F सेंट्रीपिटल आएगा माइनस का ZE² अपॉन में RN² इक्वल टू माइनस का MV² अपॉन में RN से RN ये सोल्व हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस सोल्व हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ZE² अपॉन में RN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MV²। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। अब देखो हमें पता है कि जो J होता है, जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR इज इक्वल टू क्या होता है, NH अपॉन 2π, जिसमें N क्या होता है, नंबर ऑफ शेल होते हैं, H जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, और 2π को आपको कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें देखो अगर हम V की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाएगा, V की वैल्यू क्या आएगी, NH अपॉन 2π MR, ये आपकी V की वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है। तो V की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें पुट करनी है। तो देखो क्या आएगा, ZE² अपॉन में RN इज इक्वल टू M, V की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो ये आपका आ जाएगा N² H² अपॉन में 4π का स्क्वायर, और ये आ जाएगा M² R², ठीक है। अब देखो 1M से M यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है, फिर एक R से ही R कट हो जाएगा, फिर ये बचेगा क्या, ZE² इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका N² H² अपॉन में 4π स्क्वायर MRN, ठीक है। तो अगर हम R की वैल्यू इस साइड लें तो ये हो जाएगा RN इज टू क्या हो जाएगा, N² H² अपॉन में Z अपॉन में ZE², फिर ये हो जाएगा इंटू 4π स्क्वायर MRM, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये हमारे पास में R की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इन सब को, तो ये आपके पास में आएगी RN इज इक्वल टू N² अपॉन में Z, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
ये वैल्यू आपके पास आएगी, यानी रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये फॉर्मूला बनेगा जो फाइनल फार्मूला होगा। इससे आप किसी भी सेल के लिए, किसी भी एटम के लिए आप उसके न्यूक्लियस की रेडियस को निकाल सकते हो। सपोज करो आपके पास में कोई भी एटॉमिक नंबर दे रखा है और उसका आपके पास में सेल है कि उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, उसके न्यूक्लियस की रेडियस निकाल सकते हो, राइट। तो ये होता है आपका रेडियस का फॉर्मूला जो कि बोहर के एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो जो बोहर एप्लीकेशन से हम रेडियस को कैलकुलेट करते हैं वो ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो, पूरे के पूरे डेरिवेशन को, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो उस रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शैल 1.4 या 1:4 रेडियो रेशियो इज पॉसिबल, रेडियस रेशियो ना, कि आपको किस सेल के अंदर रेडियस का जो रेशियो है 1:4 वो पॉसिबल है, वो आपको बताना है। यानी इनमें से किस सेल के अंदर ये रेशियो पॉसिबल होगा रेडियस का, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। देखो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आएगा, Rn इज इक्वल टू n²/z, ठीक है, इनटू में 0.529 एंगस्ट्रॉम। जब भी हमें रेशियो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, R1/R2 करेंगे, ठीक है। तो R1/R2 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, n²/z अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा, n²/z इंटू क्या करोगे 0.529 इंटू क्या करोगे 0.529, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये नंबर तो हमें यूज़ ही नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट यूज़ करना है जब हम रेशियो निकालते हैं। जब आपको पर्टिकुलर एक सेल के लिए बोला जाता है तब आपको पूरा का पूरा यूज़ करना है, कैलकुलेशन करनी है, उसमें कुछ नंबर आएगा। जबकि आपको रेशियो निकालना होता है हम सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो दोनों कॉन्स्टेंट हो जाएंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट सेल है और ये हमारा सेकेंड सेल है, ठीक है। तो अगर हम ए के लिए बात करें तो देखो क्या आएगा, R1/R2 क्या आएगा, देखो जेड जो होगा वो कट जाएगा क्योंकि सेम है जेड, ठीक है, क्योंकि जेड इसमें दे नहीं रखा अलग अलग कोई है ना, तो हम जेड को कांस्टेंट मान करके चलेंगे, तो ये कांस्टेंट हो जाए तो क्या आएगा, देखो n² आया, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। बी की अगर हम बात करें तो देखो एल क्या है, ये आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, तो R2 डिवाइडेड बाई R3, तो ये क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9, ठीक है, आ रहा है समझ में, 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर अगर हम बात करें सी के लिए तो ये क्या है सेकंड और ये क्या है फोर्थ, तो ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R4, ये आएगा 4 और ये आएगा 16, तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों के अंदर जो रेडियस रेशियो है वो कितना आ रहा है 1:4 आ रहा है, दोनों में पॉसिबल है 1:4, तो जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, डी चला जाएगा। यानी फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर रेडियस रेशियो जो है वो 1:4 पॉसिबल है, राइट। तो इस तरीके से आप रेडियस के क्वेश्चन कर सकते हो, आपको इंडिविजुअल पूछा जा सकता है, दो अलग अलग आपको एलिमेंट्स दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए He+ दे दिया या फिर Li+2 दे दिया, इन दोनों के लिए पूछा जा सकता है, दोनों का एटॉमिक नंबर जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। आपको सेल दे रखा होगा, जैसे सपोज आपको सेकंड शेल दे दिया, अगर ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, सेकंड शेल के अंदर आपको निकालना है और इन दोनों का क्या रहेगा, जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग रहेगा, तो उससे आप Rn की वैल्यू निकाल सकते हो। सेम आपको ऐसा ही करना है, ये नंबर कट जाएंगे क्योंकि रेशियो के अंदर निकालना है। अगर सिर्फ आपको लिथियम के लिए पूछा जाता है तो आपको इंडिविजुअल पूरा निकालना होता है, राइट। तो इस तरीके से आप रेडियस के क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, सो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में कि किस तरीके से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो कि क्या थी, Ze²/Rn इज इक्वल टू mv², है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम Rn की वैल्यू को अगर हम पुट करें जो कि कहाँ से आएगी, mvr = NH/2π से आएगी, ठीक है। इसमें r की वैल्यू अगर हम बात करें तो Rn आ जाएगा हमारे पास में NH/2π और mv, ये आपका वैल्यू आ जाएगी Rn की वैल्यू। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा Z²/, अगर हम Rn की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा आपका NH और ये आ जाएगा इंटू 2π mv, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा mv²। यहाँ से ये सोल्व हो जाएगा, बचेगा क्या, Ze² NH इंटू 2π इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका mv आ जाएगा, सॉरी v आएगा ना, m तो कट जाएगा v, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी और इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरे को तो आपके पास में v की वैल्यू आएगी Z/n इंटू
2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर सेल के अंदर रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस तरीके से आप ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इस पर भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थ्योरेटिकल भी मिलेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी मिलेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछ सकता है, वेलोसिटी से आपको फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलेटेड है वो पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे, और एक 2-3 टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को भी कंसिडर करेंगे, टाइम पीरियड को भी कंसिडर करेंगे और वेलोसिटी को भी कंसिडर करेंगे। ओके, तो आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 3 टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें जो आपको फर्स्ट टाइप दिए रखा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ Be+3, यानी Be+3 के सेकंड शेल के अंदर सेकंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z/n इंटू 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला था। अब देखो n आपको दे रखा है, सेकंड शेल है। अब आपको पता करना है कि बेरिलियम का Z कितना होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, V = 4 डिवाइडेड बाय n कितना है 2 इंटू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यानी आ जाएगा 4.18 के आसपास, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ He+ एंड Li+2 इन थर्ड और सेकंड शेल रेस्पेक्टिवली। यानी हीलियम प्लस और Li+2 के लिए आपको थर्ड शेल और सेकंड शेल के लिए आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको देखो वेलोसिटी ऑफ He+ अपॉन में वेलोसिटी ऑफ Li+2, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक। अब देखो क्या आएगा, Z/n, यहाँ पे भी क्या आएगा Z/n, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 और ये आ जाएगा 3/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3 इंटू 2/3, ये आ जाएगा 4/9। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4:9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेशियो के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स दे रखे हैं, या फिर अगर सिमिलर टाइप के दे रखे हो और डिफरेंट टाइप के शेल हो, या सिमिलर सेल हो, डिफरेंट टाइप के क्या हो आपके पास में एटम्स प्रेजेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, ठीक है। टाइम पीरियड भी आपसे पूछ सकता है, या फिर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, या फिर आपको ओमेगा पूछ सकता है जो कि क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, या फिर एंगुलर मोमेंटम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इन तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 2πr अपॉन में v, ठीक है। क्या होता है, टाइम पीरियड इज 2πr अपॉन में v। तो आपको सीधा का सीधा याद रखना है कि जो टाइम पीरियड होता है वो इक्वल होता है n³ अपॉन में z² के। क्या होता है, n³ अपॉन में z², ठीक है। तो देखो आपको क्या निकालना है, t1, और आपको क्या निकालना है, t2 निकालना। तो ये आपका हो जाएगा n³ डिवाइडेड बाय z² अपॉन में क्या हो जाएगा, n³ डिवाइडेड बाय z²। तो देखो n कितना है, 1 का क्यूब आ जाएगा अपॉन में, हाइड्रोजन के लिए भी 1 का स्क्वायर अपॉन में, फिर ये क्या आ जाएगा 2 का क्यूब अपॉन में, ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1/8। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 8:1 आएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 8:1 आएगी अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अपोजिट होती है टाइम पीरियड की, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, टाइम पीरियड से। जबकि अगर आपको टाइम पीरियड पूछा जाता है तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। तो इस तरीके से आपको टाइम पीरियड पूछ सकता है, इवन फ्रीक्वेंसी से आपको करंट भी पूछा जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है करंट के, यानी जो रेशियो फ्रीक्वेंसी का आएगा वही रेशियो क्या आएगा, करंट का आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे करंट का पूछा जाता है तो आई का भी कितना आएगा, 8:1 आएगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड का क्या आएगा, 1:8 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे वेलोसिटी और रेडियस से पूछा जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, कि हम एनर्जी किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर उसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, किन किन टाइप्स से आपके एनर्जी पूछी जा सकती है, ठीक है। यूनिट के बेसिस पर हम एनर्जी को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे जो है एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी, उन सबको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।